कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव ना हो, इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स है दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1.5 आवर, 1 घंटे बाद। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। थैंक यू। और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही डिटेल दी जाएगी। कहा जा रहा है मलबा जो एटीएस की वहां पर दूसरी इमारतें हैं वहां पर गिरा है, लेकिन इसी के साथ कई सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। आज के इस इमारत के धराशायी होने के बाद हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया? इसमें करोड़ों रुपए जो लगे थे, हमारे संसाधनों की जो बर्बादी हुई, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही अब किस रूप में तय की जाएगी? क्योंकि आज की इस इमारत के धराशायी होने के बाद हिंदुस्तान में दो तरह की आवाजें हैं। एक वो लोग जो तालियां बजाते हुए यहाँ पर नजर आए, जो अपनी खुशी जता रहे थे कि अच्छा हुआ बिल्डर को सबक मिला और ये इमारत जमींदोज हो गई ताकि दोबारा अब कोई भी बिल्डर इस तरह की मनमानी नहीं करेगा। तो वहीं एक बड़ा हिस्सा ऐसे भी लोगों का है जो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये परिस्थिति क्यों बनी, कौन है इसके लिए जिम्मेदार और इस इमारत को गिराकर हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया? इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, उन लोगों के साथ मौजूद हैं जिनके फ्लैट्स हैं अगल बगल की तमाम जो दूसरी इमारतें आप देख रहे हैं। आशुतोष, आप लोगों से बातचीत करें, बीच में आपको रोकना पड़ा था। आशुतोष जी चित्रा, देखिए लोगों ने जो बातचीत की है, आपस में डेटा जुटा है, कई लोगों ने सीसीटीवी लगा रखे थे तो उनसे पता चला है कि नुकसान नहीं हुआ है। आइए तमाम सारी देखिए एटीएस के जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या क्या बातचीत हुई सोसाइटी से, क्या क्या जानकारी अब तक मिली है। अभी सोसाइटी के ग्रुप ने यही कहा है कि धूल तो है नहीं, वहाँ पे धूल निकल चुका है और तरह का शीशा टूटना शीशा भी नहीं टूटा है। जिन लोग ने वेबकैम रखा था घर में वेबकैम लगा रखा था लगा के रखा था, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिखा नहीं है, सब ठीक ठाक ही लग रहा है घर के अंदर। जब आप वीडियो बना रहे थे हाथ कांप रहे थे या उसमें बेचैनी थी, डर था? बहुत डर था, बेचैनी थी, चिंता थी, बट ये फ्यू सेकंड्स का था तो अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। अभी आधा घंटा हुआ है, अभी भी वेट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो, क्योंकि हम एटीएस में रहते हैं तो हमारे पे इम्पैक्ट डायरेक्टली है। ये वो लोग हैं जो सबसे नजदीकी टावर में रह रहे थे। आशुतोष, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। जिस वक्त इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा था, अर्पिता आर्या ने रिपोर्टिंग की है, सुनिए। और यहाँ सायरन की आवाज भी मैं सुन पा रही हूँ। 3 सायरन बजने हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि टावर में ब्लास्ट होने वाला है और वो घड़ी, वो लम्हा इस वक्त आ चुका है जब ये टावर में ब्लास्ट होगा। आप देखिए किसी भी क्षण, किसी भी मूवमेंट, ये टावर जो आप सामने तना हुआ गगनचुंबी इमारत देख रहे हैं, 9 सेकंड का मात्र समय लगना है और ये जमीन दोज हो जाएगा। 3 बार बता दें आपको सायरन की आवाज बजनी थी, 2 बार सायरन की आवाज बज चुकी है। अब इंतजार उस आखिरी सायरन की आवाज बजने की है और उसके बाद होगा एक धमाका और उसके साथ ही ये इमारत, ये देखिए जमीन दोज हो गई। ये इमारत आप देखिए, ये खंडहर किस तरीके से पूरी इमारत, धूल का एक गुब्बार उठता हुआ इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। धूल का गुब्बार उठता हुआ ये ट्विन टावर धराशायी हो गई और वो इमारत जो अभी यहाँ पर गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, चंद सेकंड भी नहीं लगे और ये इमारत आप देखिए किस तरीके से जमीन दोज हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए मेरे पीछे धूल का एक गुब्बार सा नजर आ रहा है। आप सारे इंतजाम उस फोकस पर होंगे। देखिए यहाँ पे टीमें भागने का काम कर रही हैं। आइए जल्दी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये एंटी स्मॉग गन लगी है, उनको दौड़ कर कहा जा रहा है ये पूरी टीमें अभी वहां शिफ्ट की जाएंगी। आइए जल्दी से एक बार ये धूल का गुब्बार आपको दिखाते हैं सर। पूरी इमारत जो है वो चंद सेकंड
आपको दिखा रहे हैं, नामो निशा इस ट्विन टावर का खत्म हो चुका है। पूरी तैयारियां कर ली गई थी। अब जैसे ही धुआं छटेगा तो ये दिखेगा कि क्या वाकई जिस प्लानिंग के साथ सोचा गया था उसी प्लानिंग के साथ ये इमारत गिरी है या नहीं। क्योंकि जैसे ब्लास्ट हुआ इमारत नीचे की तरफ गिरनी शुरू हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक इमारत थोड़ी सी झुकी है। क्या उसके झुकने की वजह से अगल बगल जो इमारत है उनको कोई नुकसान पहुंचा, ये देखना होगा। लेकिन ऐतिहासिक लम्हा जिसके गवाह यहाँ आज तक की टीम मौजूद है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद सेकेंड लगे, पता भी नहीं चला। एक आवाज बटन दबते होती है, उसके बाद ये ट्विन टावर 32 मंजिला इमारत जमीन दोज हो जाती है। उसके बाद के इंतजाम आपको दिखा रहे हैं, धुआं ही धुआं आपको एक तरफ, वहाँ अफरा तफरी का माहौल। और ये जल्दी देखिए यहाँ पर किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर तैनात की गई थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। देखिए धूल ही धूल यहाँ पर आसपास के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ पर, भैया वहाँ क्या हो रहा है? एंटी स्मोक मशीन गन चालू हो गई। अच्छा, डस्ट वहाँ से चालू हो गई। और ये सारी कब शिफ्ट होंगी? ये जरा बताइए मुझे। आइए देखिए हमारी ये काउंटी, देखिए हमारे काउंटी ग्रुप से जो मशीनें हैं वो हमारे आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। धमाके से ट्विन टावर ध्वस्त हो गया, मलबे में तब्दील हो गया करप्शन की इमारत। और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें धूल और धुएं के गुबार के बाद छोड़कर गई हैं, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ भी अब बचा नहीं। जिस वक्त ये इमारत धराशायी हो रही थी उस समय की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और बिल्कुल आगे की तरफ ये इमारत जब गिरती है उस समय की भी तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। आपको बताते चले बैरिकेड लगाए गए हैं। इन्हीं जगहों पर जाकर लगातार आज तक की टीम वहां से रिपोर्टिंग करके पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही थी। और वहीं पर आकर बिल्कुल सामने की तरफ आकर ये जो मलबा है और उसके जो टुकड़े इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है वहां से आपको बता दें कि वो पूरी तरह से चकनाचूर नहीं बल्कि बड़े बड़े उसके टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। सबके बीच आपको बताते चले नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी की ओर से कहा गया है तय प्लान के मुताबिक टावर को गिरा दिया गया है। 6:30 बजे तक सोसाइटी के जो लोग हैं आसपास के इलाकों को के वो वहां पर पहुंच सकते हैं। और मलबे का ढेर किस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा बन गया वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डर और दहशत का आलम भी था जिस वक्त ये गिर रही थी इमारत, कहीं दूसरे हिस्से को नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन कम से कम ये कहा जा सकता है कि अभी तक हालांकि ये जल्दबाजी होगी, लेकिन कम से कम आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ऐसी स्थिति में अभी तक कहा जा सकता है कि सब कुछ तय प्लान के मुताबिक हुआ। टावर जिस तरह से गिराया गया 6:30 बजे शाम तक लोग लौट सकेंगे। ऋतु महेश्वरी की ओर से ये बातें कही जा रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर अब ये इमारत गिर गई है, ये इमारत किस तरह के बड़े सबक हमारे सामने रखकर गई है, ये इमारत गिरने के बाद धराशायी होने के बाद हमें क्या सबक देती है, इस इमारत को गिराकर हमने और आपने, हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट आर्था के हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा में, जिस जगह से सुबह से ही पल पल की कवरेज आज तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रोफेसर विपुल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पर्यावरणविद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ इस समय नोएडा में ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां से पीछे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। प्रोफेसर विपुल सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल, दो तरह के लोग हैं इस इमारत के जमींदोज होने के बाद जो सवाल पूछ रहे हैं। एक जो खुशी मना रहे हैं और उनको लगता है कि अब तो भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है और अब दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी। दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी वो भी है जो ये कह रही है कि इसको गिराकर हमने क्या हासिल किया। दोनों ही लोगों का सवाल आप अपने शब्दों के जरिए कैसे देंगे? देखिए, पर्यावरण मानकों का अभी तक सारी बिल्डिंग अगर आप नोएडा में जाइए तो इक्का दुक्का बिल्डिंग आपको ऐसी दिखेगी जहां पर पर्यावरण मानकों को नजरअंदाज नहीं किया गया हो। आप फायर सेफ्टी मेजर्स ले लीजिए, आप ग्रीन बेल्ट एरिया का मेजर्स ले लीजिए, आप अगर बेसिक बिल्डिंग के कोड्स हैं उनका मानक उसको मान लीजिए, सारी जगह पर इसकी अवहेलना की गई है। और अब लगता है कि जिस तरह से न्यायालय ने हम एक बहुत ही टफ स्टैंड लिया है, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर टफ स्टैंड ले रही है, मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में अब हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन नहीं देखेंगे। बिल्डिंग्स की क्वालिटी, आपको अगर पोजीशन मिल भी जाता है तो बिल्डिंग्स की क्वालिटी हमेशा आपको परेशान करती है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं।
शायद अब सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विदेशों में ऐसी बिल्डिंग्स आपको दिखी है जिसको धराशायी करना पड़ा है। जैसे टेक्सास की बात मैं कर रहा था, टेक्सास में एक बिल्डिंग थी जिसको कि 2009 में गिराया गया था, उसके एक पिलर में हल्का सा क्रैक आ गया था और उसके बाद वहां की सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस बिल्डिंग को ही गिरा दिया जाए। यहाँ पर इस तरह के मेजर्स शायद सरकार अब निर्भीक होकर ले सकेगी, क्योंकि अब न्यायालय जो है इसकी तरफ ध्यान देने लगा है, अब सजग हो चुका है। जब लोग न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई आदेश आता है। 1 साल पहले 3 महीने का न्यायालय ने वक्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि गिरा दिया जाए, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने और वक्त मांगा, जिसके बाद आज वो तारीख आई जब ये धुएं का गुब्बार हम यहाँ पर उड़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा हमारे देश के लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। नोएडा अथॉरिटी से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि अधिकारियों ने बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग को 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जवाबदेही क्या तय की जाएगी इस पूरे मामले में? आपको ये भी बताते चले 2005 से लेकर 2017 तक के बीच नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से कई हिस्सों में भूखंड बांटे हैं। ग्लोब हाउसिंग सोसाइटी के भूखंड आवंटन में भी कई अनियमितताएं बरती गई हैं। इस पर हरीश त्रिपाठी जी मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले ऋतु माहेश्वरी की ओर से इस बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद किस तरह की दी गई है जानकारी, एक बार फिर से सुनिए। ये ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीटीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है, थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। तो थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या जिस तरह का प्लान बनाया गया सिर्फ उसी के मुताबिक एक सक्सेसफुल इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। मेरे ठीक पीछे जो ट्विन टावर एक वक्त पर था, कुछ देर पहले तक था, अब आप उसके लिए कह सकते हैं एक था ट्विन टावर जो अब हमारे बीच नहीं है। और जो एक था ट्विन टावर, उसके धराशायी होने के बाद, उसके खत्म होने के बाद, उसके नहीं रहने के बाद क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अपराधियों, अधिकारियों और इस तरह के मिले जुले लोगों की मिले भगत से ये जो ऊंची ऊंची इमारतें तैयार होती हैं, बिल्डर्स जो मनमानी करते हैं, उस पर लगाम लग पाएगी? हरीश त्रिपाठी जी सीधे आपके पास आते हुए वही सवाल जो इस देश की जनता के मन में है, दो अलग अलग तरीके से। एक तबका पूछ रहा है इसको गिराकर हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया, पहले इसका जवाब दें आप, क्या मिला हमें? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि एक मैसेज तो ये गया है कि जो भी बायलॉज हैं या जो एक्ट्स हैं या जो चीज़ें हैं उनका इंटरप्रिटेशन जो है सही इंटरप्रिटेशन और ऐसा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा जिससे कि आगे किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि उसमें कोर्ट्स इंटरवेन करें और ये बताया जाए कि आपने जो इंटरप्रिटेशन किया था वो इंटरप्रिटेशन आपका गलत था। सर, यहाँ पर एक इसको विस्तार देते हुए, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं अब इसको थोड़ा विस्तार देते हुए देखिए, एक था ट्विन टावर मेरे पीछे थोड़ी देर पहले तक, जो अब नहीं है। धमाके की आवाज आती है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका मलबा बड़े बड़े टुकड़ों में सामने सड़क की तरफ गिरा हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि इस वक्त 16वीं मंजिल पर हमारी मौजूदगी है और ठीक हम अपने पीछे वो तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक था ट्विन टावर जो अब नहीं है, लेकिन ये जो ट्विन टावर था वो हमारे सामने किस तरह के सबक छोड़कर गया है? सबसे बड़ा सवाल अभी भी आप जानिए कि लाखों की तादाद में बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हालांकि यही ऊंची ऊंची इमारतें नोएडा को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी देती हैं। कुछ वक्त पहले तक नोएडा इतना चमकता दमकता नहीं था, लेकिन आज ये नोएडा चमकता दमकता हुआ नजर आता है इन्हीं इमारतों की बदौलत। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन्हीं इमारतों में जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार होता है। जो बिल्डर्स हैं, सिर्फ एक बिल्डर की बात नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी तादाद है उन बिल्डर्स की जो कंस्ट्रक्शन
अच्छा करने का वादा करते हैं, जो अच्छे मटेरियल के जरिए फ्लैट बनाकर देने का वादा करते हैं, जो ये वादा करते हैं कि आपका किचन तो मॉड्यूलर होगा, उसमें इन कंपनीज की चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, और आम आदमी जब अपने फ्लैट को बनने के बाद अपने घर में कदम रखता है तो एक अदद सीनरी लगाने के लिए जब अपने दीवार में वो छेद करता है तो पता चलता है दीवार का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरता है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के समय, जिसके बाद उसको खुद को अपने फ्लैट को ठीक तरीके से बनाना पड़ता है। मेरे तमाम जानने वाले लोग हैं जिनको मैंने देखा है भटकते हुए, बिल्डर्स के सामने गिड़गिड़ाते हुए, तमाम उन लोगों के सामने अपील करते हुए, और ऐसे सिर्फ एक बिल्डर को दोष देने से नहीं होगा, ऐसी तादाद बहुत बड़ी है। जब आप जाएंगे वहां पर दीवार में अगर कोई भी आप काम कराइए पता चलेगा दीवार का पूरा हिस्सा गिर जाएगा। ऐसी कई बिल्डिंग्स है ऐसी नोएडा में जहां की छत अचानक से पता चलता है भरभरा कर गिरना शुरू कर देती है। हरीश त्रिपाठी जी, किसी की जवाबदेही जिम्मेदारी तय होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ये मनमाना पल यूं ही चलता रहेगा? आप जो वादा करते हैं आप उतने ही घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करके फ्लैट बनाकर लोगों को देते हैं, इस पर रोक कब लगेगी? वो आम आदमी क्यों हमेशा परेशान हो जो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करता है और अपने लिए घर खरीदता है? देखिए, इन सबको देखते हुए जो लीगल, मुझे लगता है कि लीगल प्रोविजंस की कमी नहीं है, लेकिन लीगल प्रोविजंस इतना होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स की क्वालिटी एज सच जो है हमेशा दिक्कत है। अभी कंक्रीट की क्वालिटी जो प्री डिमोलिशन जो ऑडिट हुआ था ये सुपरटेक के 2 टावर्स की, उनकी कंक्रीट की क्वालिटी M30 के बजाय M10 M8 आई थी। तो ये जो क्वालिटी है वो ऊपर से नीचे तक एक माइंडसेट कहा जाए या ये कहा जाए कि नोइंगली या अननोइंगली मतलब हो रहा है, और उसका रिजल्ट सामने है कि आईएएस कोर्ट्स को स्ट्रिंजेंट करने के बावजूद 2016 के बाद अब ये हो गया है कि एक मकान आप बनाते हो उसमें स्टील और कंक्रीट आपको डबल लग रहा है बिकॉज ऑफ बायलॉज। लेकिन उसके बावजूद आपकी कंक्रीट की क्वालिटी या किसी और बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी में कंप्रोमाइज होने से आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। चेकिंग क्यों नहीं की जाती? इतने बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी जिनको इतनी मोटी मोटी सैलरी दी जाती है, आम लोगों का सवाल है जो मुझ तक पहुंच रहा है, वो सोशल मीडिया से मेरे व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज रहे हैं। उनके जहन में ये सवाल है कि चेक क्यों नहीं किया जाता है? अचानक से अधिकारियों की टीम किसी बिल्डर के फ्लैट पर पहुंचकर वहां की मटीरियल को चेक क्यों नहीं करती है कि सिर्फ एक छोटी सी इतनी बड़ी कील लगाने से पूरी की पूरी दीवार भरभरा कर गिर जाती है? आप इस तरह की घटिया मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक ट्विन टावर तो गिर गया है, लेकिन ये अपने पीछे बहुत सारे सवाल, एक था ट्विन टावर, मेरे पीछे अब नहीं है। चंद मिनट पहले तक जो ट्विन टावर जिसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे, अब वहां पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। थोड़े समय में मलबे को हटा लिया जाएगा और उस पूरे इलाके को ग्रीन बेल्ट बना दिया जाएगा, यानी कि वहां पर फूल पौधे लगा दिए जाएंगे ताकि लोग वहां पर वॉक कर सकें, आए, टहले, घूमें, आराम करें, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं। लेकिन इस ट्विन टावर के गिर जाने के बाद जो सबक वास्तव में हमें मिलना चाहिए वो मिला या नहीं मिला? बहुत सारे नेता भी जिम्मेदार होंगे इसके लिए। जांच की जाएगी क्या विपुल सिंह जी? सवाल का जवाब आपसे, बिना उनकी मर्जी से तो कुछ होता नहीं है। और अगर 2005 से लेकर 2017 तक का ये पूरा का पूरा मामला है, मुझे लगता है कि जांच तो हो रही होगी। और अभी तो पहली प्रायोरिटी सरकार की ये थी कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए, न्यायालय के निर्णय को उसको पालन किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जांच जरूर बैठी होगी, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, कौन कौन से अधिकारियों ने इस बिल्डिंग को पास किया, क्योंकि केवल बिल्डिंग को नहीं पास किया गया, बिल्डिंग के डिफरेंट टावर्स जो थे उनकी हाइट को भी इंक्रीज किया गया है ग्रेजुअली। सो पहले ये पार्क था, पार्क को पहले 10 मंजिल का बनाया। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके साथ लोग। ऐश्वर्या क्या जानकारी देंगे आप? ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो धूल उड़ी थी उसको इस समय नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 3 वाटर टैंकर्स लगा दिए गए हैं और ये देखिए पानी का छिड़काव लगातार चल रहा है। हम जो साइट डिमोलिशन की थी उसके बहुत पास खड़े हैं और यहाँ पर ये देखिए पहला ट्रैक्टर ये निकल रहा है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी मिट्टी उड़ रही है उसको इस समय कंट्रोल में किया जा रहा है। पीछे दूसरा ट्रैक्टर है जो दूसरी तरफ अभी काम इसने चालू कर दिया है और कई सारे अधिकारी यहाँ पे आपको सड़क पे नजर आएंगे जो सब इस समय सड़कों का और आसपास के इलाकों का चित्रा मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी का छिड़काव खूब तेजी से यहाँ किया जा रहा है ताकि जो धूल उड़ी थी उसको नियंत्रण में लेके आया जा सके। चित्रा,
बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल दिखा रही हैं। ऐश्वर्या, जिस समय ये बिल्डिंग धड़ाम हो रही थी, आपने अपनी आंखों से भी देखा, क्या महसूस किया? क्या जहां पर आप लोग खड़े हुए थे वो कंपन आप तक भी पहुंची थी? डर और दहशत का भी आलम था, लेकिन उसके बाद हमने तालियां बजती हुई भी देखी लोगों की। ऐश्वर्या, जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं, मैं लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी जेपी फ्लाईओवर पे, और फ्लाईओवर पे वो वाइब्रेशंस हमें फील हुए थे। हालांकि वो कुछ सेकंड्स के थे, लेकिन वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंचे थे। कई लोगों को डर ये लग रहा है कि अगर वाइब्रेशन 1 किलोमीटर दूर तक पहुंचे तो हो सकता है कि आजू बाजू की बिल्डिंग के अंदर भी कुछ डैमेज हो, और इसीलिए हम आपको आज तक पे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस समय जो धुआं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सड़कों के ऊपर जो ग्रेटर नोएडा हाईवे है उसके ऊपर भी इस समय पानी छिड़का जा रहा है। सड़कों के ऊपर पानी छिड़का जा रहा है। जो पेड़ पौधे हैं जो इस समय धूल से ढक चुके हैं, क्योंकि हम बहुत पास हैं, जो डिमोलिशन साइट है वो लगभग यहाँ से सिर्फ मुश्किल से 30 मीटर दूर है। तो इस समय ये पूरी एक कतार है जो आपको नजर आएगी। ये पहला ट्रैक्टर पानी का यहाँ से पास हो रहा है। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पे। ये देखिए दूसरा ट्रैक्टर, और ये देखिए स्मॉग, हम आपको स्मॉग मशीन भी दिखाते हैं जिसका इस्तेमाल अब शुरू हो जाएगा। जो धुआं है चित्रा, पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्या, उनसे बातचीत करिए अगर कोशिश कर पाए। आपके पीछे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, अगर उनसे आप बातचीत कर पाए, उनका किस तरह का अनुभव रहा? ऐश्वर्या, देखिए आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहते हैं, तो अभी कोशिश की जा रही है कि जो धूल है उसको ढक दिया जाए, यही कोशिश हो रही है। यही कोशिश हो रही है। और यहाँ से कितनी लंबी तक दूर तक आप लोग ये जो पानी का छिड़काव है वो कहाँ तक चलेगा? 1 किलोमीटर तक करेंगे हम लोग। 1 किलोमीटर तक हाँ, करेंगे, क्योंकि धूल हवा उस तरफ की है तो सारी धूल जो उस तरफ ही गई है। अच्छा, जो हवा है उसके हिसाब से आप लोगों ने अनुमान लगाया कि धूल किस तरफ बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल, हाँ। तो हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लगभग तो जो पूरा रेडियस है, तो लगभग जहाँ से टावर गिरा था कम से कम 10 किलोमीटर तक ये छिड़काव किया जा रहा है। जी नहीं, 10 किलोमीटर नहीं है ये। अभी जो शुरुआती तौर में हमारा ये शुरू के हमारी 2 किलोमीटर की रेडियस है, उसके में हम छिड़काव करेंगे। पहले 2 किलोमीटर, उसके बाद अगर आवश्यकता जरूरत होगी तो हम आगे भी करेंगे। तो चित्रा 2 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके ऊपर तो छिड़काव और स्मॉग मशीन्स का इस्तेमाल चालू हो चुका है। और इसके बाद अगर जो मुआयना किया जाएगा उसमें अगर ऐसा लगा कि और जरूरत है और इलाकों के अंदर छिड़काव की जरूरत है, तो वो भी धीरे धीरे करके वहां पर छिड़काव पहुंच जाएगा। विजुअल्स जो हम स्क्रीन पर इस समय चित्रा दिखा रहे हैं वो यही है कि जहां डिमोलिशन हुआ है उसके पास इस समय छिड़काव की स्थिति है, और पानी बरस के जो धूल है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। चित्रा, उसके पास इस समय छिड़काव की स्थिति है और पानी बरस के जो धूल है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। चित्रा, और कम से कम इंद्र देवता की अभी कोई भी कृपा ऊपर से बरसती हुई नजर नहीं आ रही है। एकदम कड़ाके की धूप है इस वक्त। तो जिस तरह से पानी का छिड़काव किया जा रहा है उसके जरिए प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की कोशिश की जा रही है। ऐश्वर्या, आपका शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अर्पिता आर्या जुड़ चुकी हैं। अर्पिता पल पल की जानकारी आप तक सुबह से ही पहुंचा रही है। अर्पिता, जिस जगह पर आप मौजूद हैं इस समय, वहां क्या हो रहा है? किस तरह से अब प्रदूषण को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि 3700 किलोग्राम जो बारूद ब्लास्ट किया है उसके बाद वहां की जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली है, उसको कंट्रोल करने की कोशिशें किस तरह से की जा रही हैं? अर्पिता, बिल्कुल जैसे कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि स्मॉग गन का इस्तेमाल, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको जरा हम दिखाएं, हम जब सुबह यहाँ पर थे तो हमारे पीछे इमारत दिख रही थी ट्विन टावर के तौर पर, लेकिन अब वो गायब है। आपको अगर तस्वीर हम जूम करके दिखाने की कोशिश करें तो अगल बगल की देखिए आपको इमारत जो है वो इस वक्त नजर आ रही होगी। उनके ऊपर लगे कपड़े में अगर आप देखेंगे तो आपको धूल नजर आ रही होगी। वो कपड़े जो सफेद कलर के आपको नजर आ रहे थे वो अब धूल से लदे हुए, यानी उनका कलर अब ग्रे हो चुका है। यानी और ये कहा जा रहा है कि मैं तो उस वक्त उस ब्रिज पर मौजूद थी जब ये धमाका हुआ। चंद सेकंड लगे चित्रा, यकीन मानिए। हम जितना सोच रहे थे कि शायद हम जहां खड़े हैं वहां तक ये मलबा आ सकता है, या आप कह लीजिए धूल जो है वो उसका गुब्बार आ सकता है। हम अपनी तैयारी में थे मास्क और चश्मे के साथ, लेकिन कैसे ये धमाका हुआ और अचानक से वाइब्रेशन, उसको हम लोगों ने वहां रहकर जरूर महसूस किया, लेकिन धूल हमने वहां महसूस नहीं किया। वो धूल, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि वहां जो कपड़े लगाए गए थे सफेद और काले कलर के जो आप पूरी बिल्डिंग में देखते आ रही थी, उसकी वजह से कहा गया कि वो धूल इतने और एरिया में नहीं फैला है। लेकिन किस तरीके से अगल बगल जो इमारतें आप देख रही हैं वो बताया जा रहा है कि अब देखना होगा कि क्या कोई किसी डैमेज हुआ है किसी प्रकार का, हो सकता है। क्योंकि पहली संभावना थी कि जो दरवाजे पे कांच लगे होंगे या खिड़कियों पर जो कांच लगे हुए हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। वो दबाव जो होगा, एयर दबाव, हवा का जो दबाव, उसकी वजह से और धमाके की आवाज की वजह से ये हो सकता था। लेकिन
एक ऐतिहासिक लम्हा जिसके आज मैं भी गवाह बनी। वहां पर मौजूद सब लोग ये बात हम लोग कह रहे थे कि चंद सेकंड लगे और वो पूरी इमारत जो है वो धराशाही हो गई है। हालांकि देखिए अभी भी यहाँ पर जहां मैं मौजूद हूँ सड़कों को बंद किया गया है। थोड़ी देर में जब सड़कें खुलेंगी तो मैं अंदर आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा मलबे तक पहुंचूं और वो तस्वीरें भी आप तक दिखाऊं। बैरिकेड अभी भी यहाँ पर किए गए हैं, पुलिस की तैनाती अभी भी आप देख रहे हैं। स्मोक जो एंटी स्मोक गन है वो 100 की संख्या बताई जा रही है। 100 की संख्या में वो हवा को क्लीन करने के लिए। मैं यहाँ क्योंकि यहाँ जहाँ खड़ी हूँ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जैसा पहले यहाँ पर क्वालिटी थी, एयर क्वालिटी मुझे तकरीबन वैसी ही नजर आ रही है, क्योंकि बहुत इसका धुआं जो है उठा नहीं। एंटी स्मोक गन की तैनाती थी, 100 से ज्यादा की संख्या चारों तरफ लगाई गई थी। मैंने एक रिपोर्ट भी वहां से भेजी है कि किस तरीके की तैयारियां हुई है, वो भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे थे। इसके अलावा हम आपको जरा कोशिश करते हैं कि वहां पर भी ले चलें जहां पर ये ट्विन टावर गिराया गया, उसका जो मलबा है उसको भी दिखाएं। लेकिन अगर आप तस्वीर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा अजय, अगर तस्वीर आप दिखा पाएं, वो जो कर्टेन आपको दिख रहे हैं वो पूरे जो इमारत है उसको ढक दिया गया था, सफेद कलर के कपड़े से ढका गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके कलर जरूर बदले हैं। अभी यहाँ से जो दूर से मैं देख पा रही हूँ किसी तरीके का कोई नुकसान इस इमारत को हुआ नहीं है। फिलहाल ये तस्वीर यहाँ दिख रही है, लेकिन अब वो देखना होगा कि क्या कोई इमारत अगल बगल की डैमेज हुई है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था ऐसा कुछ होगा नहीं। और जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी है धुएं का गुब्बार ऐसा निकला, महसूस हुआ कि हो सकता है शायद ठीक है अर्पिता, आपके पास लौटेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, आपने क्या महसूस किया? लोगों से आपने बातचीत भी की, लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्योंकि इस इमारत के धराशायी हो जाने के बाद आशुतोष, लोग पूछ रहे हैं कि जितने भी अवैध निर्माण हैं क्या सबको गिराने का वक्त आ गया है? अधिकारियों की जवाबदेही तय करके उन पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। जब जितने भी फ्लैट्स बने हैं सभी का ऑडिट हो रहा है और ये पता किया जाए कि कौन कौन से फ्लैट्स ऐसे हैं जिनमें नियमों का, कानूनों का उल्लंघन किया गया है। आशुतोष, देखिए ऐसा तो है नहीं कि नोएडा अथॉरिटी को ये पता ही नहीं है कि कहां कहां पर नियमों की अवहेलना हुई है। हुई तो है। आपको अगर याद हो कि जब ये मसला उठा था, सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया था, तो सरकार ने जांच भी बिठाई थी। उस जांच के बाद वो फाइल कहां गई, कितने अफसर जेल में हैं या कितने प्रमोट होकर सिस्टम में आगे बढ़ गए हैं, ये नहीं पता। बहरहाल अब जो कुछ हो चुका है, देखिए तमाम सारी सड़कें खाली कराई जा रही हैं। हम एक जो ये स्प्रिंकलर मशीन है उसी पर सवार हैं। ये पूरा जो वाटर गन है ये पूरी हवा में, जो कि डस्ट जो थे, बहुत बारीक डस्ट, वो सस्पेंडेड थे और ये आगे दिक्कत कर सकती थी। इसीलिए पूरी नोएडा अथॉरिटी जो है बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर के आगे बढ़ रही है। हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो सड़क है, हाईवे, उस पर जा रहे हैं और ये बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों को, सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में लगाया गया था कि अगर मलबा बाहर आता है उसको साफ कर दिया जाए और साथ ही अगर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड है, अगर वो ज्यादा होते हैं तो उसको साफ कर दिया जाए। ये देखिए आगे आपको लिए चलते हैं। देखिए वाटर स्प्रिंकलर मशीनें लगा करके चारों तरफ की ये सफाई की तस्वीरें। कुछ सेकंड की जो मेहनत थी उसके बाद जब ये हो गया तो अब एक बड़ी चुनौती थी कि साफ सफाई की जाए। हालांकि यहाँ खड़े रहना काफी मुश्किल था, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप देखिए कि जो प्रशासन की ओर से बंदोबस्त किए गए चारों तरफ से, जहां पर भी मलबा नीचे हो सकता था, खासकर उस ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल हो, तमाम से प्रशासनिक अमला यहाँ लगाया गया है और पूरा इस हिस्से को, पूरे धूल के गुबार को यहाँ पर सेटल कर दिया गया है। अब हम जहाँ करें ठीक पीछे यहाँ से वो रास्ता जिसे बंद किया गया, जहाँ पर धमाका हुआ, महज कुछ कदमों की दूरी पर, लेकिन यहाँ पर जो गुबार आया उसको रोका गया, सेटल हो गया। आगे वाटर कैनन, ये स्मोक गन, ये सब चलाई जा रही हैं ताकि ये अब इसको रोक लिया जाए। हालांकि जो सवाल आपने उठाया, अब ये देखना होगा सरकार उस पर जवाब देगी क्या। क्या ऑडिट नोएडा में ऊंची इमारतों के हो रहे हैं, जो अवैध निर्माण हुए हैं उन पर आगे क्या कार्रवाई होगी, या फिर जो निवासी हैं क्या उन्हीं को हर बार सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बहरहाल इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य कर लिया जाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे पर हम जहां मौजूद हैं, ट्रैफिक सामान्य हो चुका है। कुछ मिनटों के लिए रोका गया था, जो एयर ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया है। अब सब कुछ फिर से व्यवस्था अपनी पटरी पर लौटी है, सब कुछ लौटा है, कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि जो दोषी थे, जिन्होंने सपना देखा था यहाँ घर लेंगे, उनके साथ धोखा हुआ, घर टूट गया, आखिर अब उन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तभी होगा जिन जिन अधिकारियों ने कागज पर साइन किए, फाइल पर दस्तखत किए, ये इमारत खड़ी हुई, जिसको टावर ऑफ करप्शन कहते हैं, खड़ी हुई, जब तक वो जेल नहीं जाते इंसाफ नहीं मिलेगा। चित्रा,
जरा अपना अनुभव भी शेयर कीजिए आशुतोष आप। हम सब लोग यहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हिस्से में रहते हैं और यहाँ पर किस तरह की स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी घटिया होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी परेशानी का सामना उन आम लोगों को करना पड़ता है जो अपने एक एक पैसे को जोड़कर अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर एक घर के लिए अपनी पूरी की पूरी पूंजी को लगा देते हैं और फिर परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। आशुतोष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम और आप जानते हैं क्योंकि इसी नोएडा के रहने वाले हम लोग भी हैं। अपना भी अनुभव बताइए, किस तरह की परेशानी, किस तरह की मुश्किलें और यहाँ से किस तरह के और सवाल जो सामने हैं। देखिए, अगर छत से सीमेंट भी टूट के निकलती है या सीलिंग खराब होती है, बिल्डर के यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। आप इन्फ्लुएंशियल हैं, 4 फोन करेंगे तब भी, लेकिन झिड़क कर जवाब दे दिया जाता है। ये होता है बिल्डर का रसूख। कहीं सोसाइटी में अगर आप RWA बनाने जा रहे हैं तो बिल्डर पूरी तरह एक माफिया का काम कर लेता है। आप अथॉरिटी में जाएंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे, अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं, पत्रकार हैं, इसलिए वो सुन लेते हैं, सुनवाई नहीं होती है। आप समझिए कि जो इन्फ्लुएंशियल नहीं, एक आम आदमी घर से निकले, उसको समस्याएं हैं कि जी बिल्डर प्रताड़ित कर रहा, हमने घर खरीदा, हमसे फ्रॉड हो गया। 4-4, 5-5, 8-8 साल मैंने अपना घर, जो पहला घर खरीदा था, मुझे उसी की डिलीवरी में 3 साल की देरी हुई। हम आवाज भी उठा लें लेकिन वो आवाज सरकार एक बार सुन तो लेती है, उसके बाद वो अनसुनी रह जाती है। घर खरीदने में आप ब्याज भरते रहते हैं, ये सपना देखते हैं कि घर ले लिया है, रेडी टू मूव है, घर पहुंच जाएंगे, हमारा किराया बच जाएगा। लेकिन एक तरफ आप किराए के जाल में भी फंसे रहते हैं और दूसरी तरफ घर की EMI का कुचक्र भी आपको दबाते रहता है। और ये जो अवैध इमारत की, सोचिए जिन लोगों ने घर खरीदा था ये सोच के खुली हवा है, आगे पार्क है, उन्हें क्या पता था बिल्डर लालच में आएगा, वहां टावर खड़ा कर देगा। अब टावर में जब घर मिलने लगे, कम दरें थी, लोगों ने सोचा यहाँ घर खरीद लेते हैं, सस्ते घर, कम से कम ऊंचाई पर है, अच्छी हवा मिलेगी, NCR में आशियाना मिलेगा। लेकिन जब इमारत खड़ी होती गई तो सोसाइटी के लोगों को आपत्ति हुई, बिल्डर ने बिना अनुमति लिए बना दी, सारे नियमों को तोड़ा और तोड़ने के बाद आज नियमों की अवहेलना करके बनाई गई बिल्डिंग को ही तोड़ना पड़ा। सपने आम आदमी के टूटते हैं। NCR में, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, जहां घर खरीदने आते हैं, और उन तमाम चुनौतियों से हम आप 2-4 हो चुके हैं, उन मुश्किलों को झेल चुके हैं। सुनवाई नहीं होती, ना बिल्डर सुनता है, ना अथॉरिटी सुनती है। अगर मैं ये भी कहता हूं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना होता तो ये इमारत ऐसे ही खड़ी होती। ये जैसे 12 से 14 बनी, 14 से 30 बनी, 30 से 40 बनकर खड़ी हो जाती। यहाँ लोग रहने के लिए भी आ जाते, चुनाव आते, लोग यहाँ वोट मांगने भी चले आते। ये कहते हम समस्याएं सुलझाएंगे, वो समस्याएं फिर समस्या बन के रह जाती 5 सालों के लिए। लोगों ने हिम्मत की थी, हमें फिर तारीफ करनी होगी उन लोगों को कि एक बिल्डर के खिलाफ खड़े हो गए, एक प्रभावशाली शख्सियत के खिलाफ खड़े हुए, अपना अधिकार उन्होंने मांगा, उसके लिए लड़ाई लड़ी, खुद से पैसा जमा किया, वकील खड़े किए और आज वो मुकदमा जीते। ये संदेश उन नोएडा NCR में जो घरों का सपना दिखाते हैं उन लोगों के लिए है कि अब आप छलावा नहीं कर सकते। लेकिन क्या सिर्फ अदालतों से काम चलेगा? सरकार अपनी जिम्मेदारी एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो लगातार मुझे सवाल भेज रहा है। वो पूछ रहा है कि इसको गिराकर, ये जो करोड़ों की 800 करोड़ की इमारत थी, इसको गिराकर वास्तव में हमने कुछ हासिल किया क्या? क्या वास्तव में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज के बाद ऊंची ऊंची इमारतों की जड़ों में करप्शन नहीं होगा? क्या वास्तव में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट का जो एरिया होगा वहां पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा? क्या वास्तव में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं जिनके दस्तखत से इस तरह के निर्माण होते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? या ढाक के 3 पात सब मिली भगत यहाँ पर होती है? 3 सरकारें 2005 से लेकर, अगर सिर्फ 2017 तक की हम बात करें, आप देखिए 2005 में अलग सरकार थी, 2007 में बहन मायावती जी की सरकार बनी 206 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, जिसके बाद एक बूम देखा गया। खासतौर से साल 2010 में ऐसा लगता था जितना भी मिडिल क्लास फैमिली है वो सब अपना घर खरीद सकते हैं। इस तरह की उम्मीदें जगी, लोगों ने जितनी जमा पूंजी थी वो लगा दी, बिल्डर को दे दी। उसके बाद हुआ क्या, 2012 में वादा किया गया था फ्लैट देने का, और वो फ्लैट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2010 की बुकिंग आज तक 2022 में भी नहीं मिली है। कुछ लोगों को 2018 में मिलता है आधे अधूरे निर्माण के साथ, कुछ लोगों को 2020 में मिलता है आधे अधूरे निर्माण के साथ। क्या इस पर रोक लगेगी? क्या वास्तव में आशुतोष इस बारे में उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि कई सरकारें 2000, जैसा मैं बता रही हूँ, बहन मायावती जी की सरकार, 2012 में उनकी सरकार जाती है, अखिलेश यादव की सरकार आती है, 2017 में उसके बाद ये दोनों सरकार चली जाती है, फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है।
लेकिन अधिकारियों के ऊपर उस तरह से लगाम लगता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है और लोग इसी वजह से आक्रोशित हैं। आपके सिग्नेचर से उनकी जिंदगी किस तरह से सड़क पर आ जाती है। वो लोग जरा सोचिए, इतने जो वायु प्रदूषण पीछे है, इतना भयंकर ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 3700 किलोग्राम का अगर विस्फोटक बारूद वहां पे ब्लास्ट किया है, आप समझ सकते हैं वहां के जो हवा के कण हैं वहां पर क्या स्थिति बनी होगी। वो आम लोग क्यों भुगते हैं इन लोगों की कारस्तानी को? वो अपना पैसा भी पे करें और वो परेशान भी होते रहे। आशुतोष, मैं इतना सोच के डरता हूं चित्रा कि अगर बगल में मेरा घर होता, इस धमाके से अगर उसके ढांचे को नुकसान पहुंचता, इंश्योरेंस तब होता, बिल्डर भरपाई करता, जो कंपनी डिमोलिशन करे बाद में करती, तब तक के लिए मैं अपना सर छुपाने कहां जाता। ये तमाम सारे लोग एटीएस के रहने वाले हैं। जब आपने घर खरीदा था, क्या ये नक्शे पर था कि यहाँ 2 मंजिल एक बड़ी सा टावर खड़ा हो जाएगा जो आपके पार्क व्यू को, आपके साफ हवा को रोके? ये उम्मीद थी? आपको लगता है कि इस कम से कम कार्रवाई के बाद जो बिल्डर हैं और अफसरों की साठगांठ है, जो नुकसान हमारे सपनों को पहुंचाती है, कुछ रोक लगेगी? हमें तो यही उम्मीद है कि रोक लगेगी। ये एक लेसन होगा सब बिल्डरों के लिए कि गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, सब परमिशन लेना पड़ेगा। अभी यही देखना है कि ये कैसे एक मिसाल बनता है दूसरे लोगों के लिए और आरडब्ल्यू के लिए, जो लोगों ने जोरों से लड़ाई की है बिल्डर के साथ और अपने जस्टिस ले आए। एक आउटरीच चित्रा था कि आखिर इसको तोड़कर अस्पताल बना दें, लोगों के लिए रहने के लिए कुछ बना दें। आप ये समझिए कि जिन्होंने घर खरीदा, उन्होंने घर में कुछ देखे थे एसेट्स कि यहाँ खुली हवा है, हमारे बच्चे यहाँ खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और अगर वहाँ इमारत खड़ी हो जाती है जिससे उनको असुविधाएं हों, जितनी एमिनिटीज हैं 2000 लोगों के लिए, अगर वहां 2000 और लोग आ जाते हैं तो ओवर क्राउडिंग होगी। हो सकता है कि लगे कि ऐसा कि एक क्लास क्या इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये अधिकारों की लड़ाई है। आपने अपने खून पसीने की कमाई जिस काम के लिए दिए हैं, अगर उसके साथ समझौता हो रहा है, सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा।